22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस कार्यक्रम में जो मेरे लिए बड़ा ही जानदार और शानदार कार्यक्रम रहा, ऐसा कार्यक्रम मुझे इससे पहले याद नहीं है कभी भी ऐसे कार्यक्रम में गया हूँ जहाँ 3 घंटे से ज्यादा हो गए और मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये भी मेरे में रिकॉर्ड है। अक्सर लोग मुझे बोलते हुए सुनते हैं और आज मुझे अच्छा लगा, मैं दूसरों को सुन रहा था और अच्छे से सुन रहा था, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। और खासकर जिस तरह से राजन जी ने बात की, हमारे अपने प्रेम मिश्रा जी ने जैसे वीर रस में जगाया, सबों को बहुत प्रोत्साहन दिया। हमारे वो इसलिए बहुत ज्यादा खास नहीं कर सका उनको, लेकिन पुराने मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं और बड़े ही कर्मठ और बहुत ही कमिटेड हैं वो कांग्रेस के लिए। बहुत अच्छा लगा। हमारी फैमिली की एक संध्या सिन्हा जी बैठी हुई हैं, बाकी तमाम लोग और हमारे कांग्रेस परिवार के तमाम लोग को मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपको प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से आपने मुझे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और खासकर देश की युवा शक्ति की इच्छा और अपेक्षा के प्रति जिस तरह भारत के भविष्य के रूप में जिस युवा नेता को देखा जा रहा है, ऐसे राहुल गांधी जी ने जितने प्यार से, मान से, सम्मान से मुझे बुलाकर और कांग्रेस में दाखिल किया या कांग्रेस में शामिल किया। वेणुगोपाल जी भी रहे, शक्ति सिंह गोविल हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो रहे। यहाँ पे बहुत ही विद्वान सुरजेवाला जी, बहुत ही विद्वान सुरजेवाला जी, इन लोगों ने जिस तरह से प्रोत्साहित करके साथ समर्थन दिया और बहुत खुशी है कि अपने लोगों के बीच में यहाँ पे जहाँ इतना जोश, इतनी एनर्जी, इतना उत्साह, इतना प्यार और इतना प्रोत्साहन देखा, मैं गदगद हूँ। मैं सबका आभारी भी हूँ। मुझे दोस्ती निभाने की मैं उस तरह से नहीं हूँ जो यहाँ वहाँ करता रहता हूँ। मैं आज अगर कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूँ तो यकीन मानिए कि शामिल हुआ हूँ और शायद आखिरी बार शामिल हुआ हूँ, यानी कि अब कहीं और जाने का सवाल। बहुत दुख और वेदना के साथ कहना पड़ता है कि जिस भारत रत्न नानाजी देशमुख, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड गुरु, आज भारतीय राजनीति में सबसे उभरते हुए, सबसे जागृत, या यूं कहें तो भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, जिन्होंने मुझे ग्रूमिंग की। मैं इतना ABC से लेकर जहां तक सीख सका मैंने वहां सीखा, अनुशासन सीखी, गलतियां सुधारी उन गलतियों के बाद नेतृत्व में यकीन किया। और आपने देखा होगा मैं चलता रहा साथ और शायद यही वजह है कि जब मैं ऑपोजिशन में गया था, लोगों ने कहा आप ऑपोजिशन में क्यों आए? मैंने कहा कि सत्येंद्र बाबू आप भी सुनेंगे, आप युवा शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा, उनके लिए अच्छा रहेगा। कि इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीति में जाना है तो जाने का सबसे बढ़िया रास्ता होता है विपक्ष का जरिए। विपक्ष में जाते हैं तो संघर्ष करने की क्षमता का पता चलता है। संघर्ष करते हैं आप, गलतियां करते हैं, गलतियां सुधारते हैं आप, बड़ों से सीखते हैं, नेताओं का साथ देते हैं, नेताओं का आशीर्वाद देते हैं और आप परिपक्व होते हैं।
मैं उसी दृष्टि से गया वहां पे, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में गया और जयप्रकाश नारायण जी से बहुत प्रभावित हुआ। मैं पहुंच गया वहां पे और चलता चलता ये भी मानकर चला कि अगर सत्ता हासिल हो जाए कभी तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं होना चाहिए। शायद यही वजह है कि ये सत्ता हासिल हुई और एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ कि पूरे भारत के फिल्म उद्योग से, पूरे भारतवर्ष के फिल्म उद्योग से पहला व्यक्ति या पहला व्यक्तित्व ऐसा आया जो रिकॉर्ड कायम करता हुआ फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। मैं आज भी कहता हूं और उस वक्त भी कहता था कि मुझे लगता है कि सबसे पहले बनना चाहिए था फिल्म उद्योग से किसी को तो स्वर्गीय सुनील दत्त को बनना चाहिए, लेकिन वो हालात उस वक्त नहीं थे। और मुझे सबसे पहले मुबारकबाद देने जो घर पे आए थे, उस समय वो क्रचेस पे चल रहे थे, शायद फ्रैक्चर था उनको, बड़े भाई समान थे, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे। और मुबारकबाद देने सबसे पहले आए कांग्रेस के बड़े नेता यानी हमारे अपने बड़े भाई सुनील दत्त जी। और मैंने कहा सर आपको बनना चाहिए था, मैं अब तो गलती से बन गया हूं लगता है ये। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, और बाद में वो बने भी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पहला व्यक्ति बना हुआ। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना अभी कि जो कुछ कर सका बिहार फोकस करा हमेशा। जैसे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में आज भी किसी के बारे में पूछें आप, शाहरुख खान के बारे में पूछें, सलमान खान के बारे में पूछें, किसी गोविंदा के बारे में पूछें, किसी अच्छे अच्छे कलाकार को बढ़िया बढ़िया लोग के बारे में पूछें तो शायद कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे शत्रुघ्न सिन्हा कौन है तो कह देंगे बिहारी बाबू है, बिहार का है, पटना का तो मैंने कहा ये बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति है। इस बिहार को मैं तो साथ नहीं छोड़ सकता, ये तब की मैंने कहा मैं साथ नहीं छोड़ सकता हूं जैसे बिहार ने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे पकड़ कर जबरदस्त खिंचाव है हमारी मिट्टी में, हमारी जमीन में जबरदस्त खिंचाव है। मैं इसलिए जब मौका मिला, जैसे उन्होंने जिक्र किया अभी कि मैंने यहाँ पे पीपा पुल बनवाया, हाँ लोग कहते थे कि साहब इतने मुख्यमंत्री रहे कोई क्या रहा, आज तक किसी ने नहीं बनाया। करोड़ों लोगों की मांग थी वहां पे, लाखों लोगों की मांग थी। हमने कहा इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये एमपीलैंड फंड जो है ये जनता की अमानत है, उनके लिए जितना हो सकेगा यथाशक्ति यथाभक्ति पीपा पुल बनवा। कहना कुछ और चाह रहा हूं उसके साथ साथ अपनी तारीफ के लिए नहीं, अपना परिचय देते हुए बताना चाह रहा हूं कि शायद कम लोगों को पता होगा। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तो ये जो एम्स हॉस्पिटल देख रहे हैं ये एम्स हॉस्पिटल में हम उस वक्त अटल जी की इतनी खुशामद करके हमने कहा पिता तुल्य है। यहाँ पे दिल्ली में एम्स अस्पताल है, 80% से ज्यादा लोग पर प्रांतीय होते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। ऐसा कुछ करें सर कि हम लोग मिलके एम्स को उनके द्वार पे ले जाएं, जैसे वो आते हैं एम्स पे, एम्स के द्वार कैसे हो सकता है। हम लोगों ने बातचीत की, हम लोगों ने भी उनका बड़प्पन, उनका आशीर्वाद कि हम लोग बातचीत करके, मैं ही हेल्थ मिनिस्टर था और उसे तो प्रपोजल वहां हमारे भी दस्तखत थे और हमने 6 एम्स की बातें की और 6 एम्स को किया। भले लागू होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पहला एम्स था बिहार, जयपुर, असम, रायपुर वगैरह वगैरह 6 एम्स किया। मैं कल बड़ौदा में था और कल मैं जब वहां बहुत बड़ी सभा की तो हमने कहा ये कहने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने कहा पटना में और हमारी कोशिश थी कि अटल जी के आशीर्वाद से हो गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वन मैन शो एंड 2 मैन आर्मी जो है, इन्होंने कहा था वडोदरा में
कि 2-3 सालों के अंदर में हम एम्स अस्पताल ले आएंगे। इन्होंने कहा था वडोदरा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाएगा, मिल जाएगा, ताकि नौजवानों को देश विदेश में पढ़ाई में आने जाने की सुविधा हो। बाकी जैसे सारे वायदे के झूठे निकले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारे वायदे झूठे निकले। चाहे 15 लाख का वायदा हो कि 2 करोड़ रोजगार का वायदा हो, और 2 करोड़ रोजगार में भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि अभी अजीम प्रेम जी का स्टडी, उसने उनके अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की स्टडी का रिपोर्ट आया है, और जिसमें कहा गया अजीम प्रेम जी उन्हीं के बहुत करीब है, और उस स्टडी का रिपोर्ट है कि 2 साल के अंदर में 50 लाख रोजगार जा चुके, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। यानी 50 लाख का तो अच्छे से मतलब समझते हैं, करीब करीब पूरी पटना की आबादी और पूरी लखनऊ की आबादी मिलाकर कहा जाए तो करीब 50 लाख है, थोड़ा ज्यादा होगा, यानी इतने लोग बेरोजगार हो। हमने कहा उसी तरह उनका ये वादा भी झूठा निकला, वादा है तेरा वादा, वादे पर मारा गया, पता है सीधा साधा। वहां भी हमने गुजरात को भी नहीं छोड़ा, इस तरह से वायदे करते रहे, वादा खिलाफी होती रही। मैं देखता रहा, मैं जो अटल जी के वक्त से गया वहां से, और देखता रहा कि अब तो लोकशाही खत्म हो रही है, लोकशाही खत्म हो रही है। मैंने कहा था, लेकिन जब देखा हमने कि ये तो व्यापारियों की पार्टी हो रही, व्यापारियों ने बड़े बड़े व्यापारी, मैं व्यापारी और व्यवसायियों पे नहीं कह रहा, बड़े बड़े लोग आप लोग समझ गए, ये पार्टी तो ग्रुप बन रहा है, ये तो अटल जी की पार्टी है ही नहीं। यहाँ तो लोकशाही खत्म हो चुकी है, तानाशाही शुरू हो गई। अचानक रातों रात तुगलकी फरमान होता है, अचानक रातों रात नोटबंदी हो जाती है, नोटबंदी बगैर परवाह किए हुए कि हमारे खोमचे वाले का, रेडी वालों का, पटरी वालों का, फैक्ट्री मजदूरों का, डेली वेजेस वालों का, डे टू डे जो अर्निंग करते हैं उनका, हमारे घर की महिलाएं जो अपने पति और पिता से छुपा के सालों साल उन्हीं की खुशहाली के लिए जो पैसे तकिया के नीचे और अलमीरे के पीछे रखती थी, सारे पैसे हवा हवाई हो गए। लोग लाइन पे आ गए, सड़कों पे आ गए, और सड़कों पर मरने लगे, त्रस्त हो गए, ग्रस्त हो गए। और हमारे इस सरकार को देखा मैंने, प्रचार तंत्र पे इतना खर्चा करती है, इतना प्रचार तंत्र पे खर्चा करती है, यहां तक वो कहते हैं कि 6000 करोड़ रुपए तो उन्होंने अपने प्रचार पे खर्च किए। लोग ये भी कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए उनका बजट इलेक्शन पे अपने, ये जो चल रहा है उन्होंने प्रचार से दबाया। और क्या किया, अपनी आदरणीय माता जी 90 साल से ज्यादा उम्र है, उनको भी लाइन में लगा था, लाइन में कहीं उसका भी प्रचार कि देखिए साहब हमारे हर घर में होता है। अरे ये ढकोसला कौन मानने वाला, अपनी माँ को क्यों लाइन में लगा रहे, कोई मानेगा क्या कि प्रधानमंत्री की माँ जो है लाइन लग के जा रही है, इसके लिए दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम सब एक हैं, लेकिन हम सब पे एक चल रही है, काला धन लेकर आएंगे, ये उद्देश्य है। एक पैसा काला धन कहीं से नहीं आया, एक पैसा नहीं आया, लोग त्राहिमाम स्थिति में आ गए, बर्बाद हो गए। और उसके बाद रही से एक असर कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी किसका भला हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, कपड़े के व्यापारी तो आप जानते हैं महीनों महीनों सड़क पे आंदोलन करने लगे। गुजरात में हर जगह ऐसी हालत हुई कि उसका फायदा किसको हुआ, ये जीएसटी का फायदा हुआ सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। कहते हैं हमारी सरकार ने कोई घोटाला नहीं, आज भी मैं देख रहा था जगह जगह बैनर्स पोस्टर लगे हुए, धन शक्ति का इजहार हो रहा है, धन शक्ति को जन शक्ति में भारी किया हुआ है, धन शक्ति आज मीडिया शक्ति में भी भारी है। जितनी बातें आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है मीडिया के बड़े बड़े लोगों से, और जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो देखिए, वो शायद 1/4 भी आ जाए तो बहुत गनीमत होगा, बाकी तो सब और वहां कहते हैं पोस्टर बैनर में एक भी घोटाले नहीं। क्यों भैया एक भी घोटाले नहीं? सबसे बड़ा घोटाला तो आपका नोटबंदी का घोटाला है। उसके बाद कुछ मैं नहीं कहता हूँ रफेल में दोषी है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ रफेल में आप दोषी नहीं है, जब तक हम चंद बातों का जवाब नहीं दे देंगे।
आप छुपाते क्यों हैं? कारपेट के अंदर ढालते क्यों हैं? आप दबाते क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं? इधर 3 गुना दाम ज्यादा क्यों हुआ रफाल डील का? आप बताते क्यों नहीं कि जो ब्यूरोक्रेट्स आपको मना कर रहे थे उनकी बात आपने सुनी क्यों नहीं? आप सामने आके बोलिए तो सही कि डिफेंस मिनिस्टर डील का हिस्सा क्यों नहीं था? वो बोर्ड में क्यों नहीं था? उसके सामने ऐसे क्यों बातें उसके सामने क्यों नहीं हुई? आप बताइए तो सही। ये दुनिया जानना चाहती है कि 126 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ओरिजिनली, और आपने सिर्फ 36 पे काम चला लिया। 136 हवाई जहाज पे काम चला लिया। ये पैसे क्यों दिए गए? किसको दिए गए? किस हद तक दिए गए? जब हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रति इमेच्योर हो राहुल गांधी, जिन्होंने अध्यक्ष बनने के 1 साल के अंदर में, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 1 साल के अंदर में, गौर कीजिएगा, प्रचार से दबाया गया इसको, जितना उठ के आना चाहिए था उसने उठने नहीं दिया। 1 साल के अंदर में अध्यक्ष बनने के 3 स्टेट्स हासिल कर दिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ऐसे राहुल गांधी को आप तरजीह न देते हुए, ऐसे राहुल गांधी इतना बड़ा विद्वान प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की सलाह मशवरा न लेते हुए, ऐसे आप जैसे इंटेलेक्चुअल से बात न करते हुए, हम जैसे लोगों से पार्टी में, चाहे अडवाणी जी हो, डॉक्टर मोदी मनोहर जोशी हो, अरुण शौरी हो, यशवंत सिन्हा जी हो, चाहे आपका हमबल शत्रुघ्न सिन्हा हो, बगैर कोई जानकारी के सारी बातें छुपा के रात में हवा हवाई कर देते हो, नोटबंदी कर देते हो तुगलक की फरमान की तरफ, तो आखिर लोग चौंकेंगे। हमारे यहाँ मैंने देखा इतने आपके तो अच्छा लगा, डेमोक्रेसी दिखी हमको। जब राजन जी कुछ बोल रहे थे और कोई और बोलना चाह रहे थे तो बातचीत हुई, तो मैंने उसका जरा भी बुरा नहीं माना। ये तो लोकतंत्र है, परिवार है, थोड़ा तो लोग बोलेंगे, अच्छा बोलना चाहिए। ऐसा सन्नाटा, अकेले शत्रुघ्न सिन्हा को सामने क्यों आना पड़ा? यशवंत सिन्हा जी को क्यों आना पड़ा? अरुण शौरी को क्यों आना पड़ा? या अडवाणी जी की क्या हालत की? जो अडवाणी नरेंद्र मोदी को न सिर्फ बनाया बल्कि बचाया भी। बनाया जिन्होंने, बचाया जिन्होंने, उनकी आपने ऐसी तैसी कर दी, उनके आंखों में आंसू ला दिया आपने, उनको रुला दिया, उनको इस तरह से जलील करके आपने हमारे गांधीनगर का सीट अरे दे देते, किसी और को दे देते, उनके आज्ञा तो देते, उनसे कहते तो नहीं पिता तुल्य है, आपके आशीर्वाद से तो काम कर रहे हैं, ठीक है सर आपको उम्र है, ये है सर, अगर आप कहें या आप ही सजेस्ट करें कौन सा उम्मीदवार हो सकता है वो कर। ये सब देख के उन्होंने कहा, जब हमने कहा कि सब गलत बात है, उन्होंने कहा आप तो बगावत कर रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल सही है, मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर मार्जिन लेकर आने वाले का नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, बिहारी बाबू है पूरे देश में, और मैं जवाबदेही मेरी जनता के प्रति है। मैं आपकी स्तुति गान करने को नहीं आया, मैं आपकी सिर्फ तारीफ के पुल बांधने को नहीं आया। हम तो जानते हैं इस बात को, और आप सब जानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। सबसे पहले देश। हमने कहा कि तो लगा ये तो बगावत है जो आप कर रहे हैं। हमने कहा अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी, हम नहीं, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। आप देश की जनता की आत्मा के साथ, आप किसानों के साथ, आप नौजवानों के साथ, आप महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हो, क्या कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था के साथ जो चौपट किया रहा, ठीक कहा प्रेमचंद मिश्रा जी ने, आप प्रचार तंत्र से बहुत माहिर हैं, कुछ भी कहिए अरे सबूत मांग रहे हैं, कोई सबूत नहीं मांग रहा है आपसे। देश की सेना का सब इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, आर्म फोर्सेज हो, या हमारे नेवी हो, या जो हो, हम बहुत कदर करते हैं, सबसे बेहतरीन सेना है हमारी, हम उनको सलाम करते हैं। सबूत कैसे बनते हैं? आपके लोगों ने शुरू किया। पहले योगी जी हमारे मित्र
वो कहते हैं साहब 300 मारे गए। हमारे बिहार के ही वो कृषि मंत्री, आप सबों के मंत्री हो गए, अपने राधा मोहन सिंह जी कहा 400 मारे गए, कोई कह रहा 250 मारे गए, और धन शक्ति के प्रभाव में आकर मीडिया शक्ति भी कहने लगी 500 मारे गए, 400 की वैसी बातें हो रही। शहीदों का परिवार पूछने लगा ये तो बताओ कितने मारे गए। तो हमने भी कहा, सबने अगर ऐसी बात है तो 2-4 बता दो कि कैसे कितने मारे गए। तो शहीद का परिवार भी जानना चाह रहा, और इसलिए कह रहे हैं सबूत नहीं, आपके सेना की हौसला अफजाई होगी, देश का और नाम होगा जो बताओगे ये हुआ, क्योंकि सच्चाई और पारदर्शिता दोनों को साथ चलना चाहिए। जब सच्चाई आप कहते हो ये है, तो पारदर्शिता कहां है? ऑनेस्टी तुम बता रहे हो, ट्रांसपेरेंसी कौन बताएगा? तुम्हारे कोई और बताएगा? रिश्तेदार बताएगा? बताओ सामने। और फिर ये सवाल भी इसलिए उठता है क्योंकि ये सवाल भी उठा जिसे दबाया गया, जो प्रेमचंद जी कह रहे थे कि भाई ये 300 या 250 किलो आरडीएक्स कैसे आ गए। कल तक तो आप सरदार मनमोहन सिंह जी पे और कांग्रेस पार्टी में बहुत आरोप लगा रहे थे कि साहब कैसे आ जाता है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री या आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, ये कैसे आरडीएक्स कैसे बड़ा, तो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा प्रेम जी, वायरल हुआ था बहुत। तो हमने कहा आप जवाब दो कि कहां से कैसे आए, और वहां देश का था कि विदेश का था, और अगर देशी था तो कैसे गाड़ी ऐसे घुमाता हुआ चला गया इतनी आसानी से। क्यों आपने हमारे जवानों को हवाई जहाज से एयरलिफ्ट नहीं किया था? क्यों गाड़ियों से? ये तो सवाल होना चाहिए, लेकिन वहां सवाल करने का ना कोई स्कोप है, न किसी ने मानता है, और जो आदमी ऐसा कहता है उसके बारे में तरह की बातें शुरू हुई कि साहब ये बगावत कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो हमने कहा बहुत हो गया, एकदम अतः तो हमारे बहुत सारे मित्र हर पार्टी में, जबकि ममता जी हो कि केजरीवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आइए, हमारे लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली हो, सब कहते हैं कि आइए। बहुत तो देख रहे थे कि मैं सही राह पे चल रहा हूं, मैं गलत राह पे नहीं चल रहा। मैं अगर थोड़ी शांति होती तो शायद मैं फिर मंत्री बना होता। अगर मैं फायदा चाहता तो बहुत कुछ फायदा मिल सकता था वहां पे, धन शक्ति तो अपरंपार है वहां। तब हमें लोगों ने कहा कि ये, और हमने माना। एक चीज और बता दो कांग्रेस के बारे में, जिसका दिल कांग्रेस में ही था। मेरी बहुत चर्चित किताब आई है, एनीथिंग, बहुत सारे स्टेट डिबेट्स भी उस पर, उस किताब में मैंने लिखा है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी सो कॉल्ड मैं मेंबर था या लीडर था उसका, तब लिखा है मैंने कि अगर कांग्रेस पार्टी में आज हमारी स्वर्गीय मैडम गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर की, अगर सही मायने में कोई प्रधानमंत्री बनाया देश में, स्टार प्राइम मिनिस्टर, वो थी मैडम गांधी। और अगर मैडम गांधी आज जीवित होती तो मैं कांग्रेस में ही होता और किसी पार्टी में नहीं जाता। ये मेरी आवाज मैंने किताब में लिखी। मैडम गांधी में बहुत मानती थी, मेरा बहुत सौभाग्य था उस किताब में लिखा। देश की प्रधानमंत्री और मेरा सौभाग्य था कि कई बार मैं 15 मिनट और 1 घंटे की नोटिस पर भी उनसे मिल लिया। जैसे आपके धवन जी थे उनके सेक्रेटरी, वो पहले जानते थे कि अक्ल है तुमको, प्रधानमंत्री टाइम मांगता, कोई ऐसे मांगता है क्या? अच्छा, हमने कहा मुझे तो अक्ल भी नहीं थी। हमने अच्छा बात करके देखो, अगर मिलती है कितने देर हो तुम यहाँ पर, कितने रोज? हमने कहा जी 4 बजे पहुंचा हूँ पटना से दिल्ली और 8 बजे जा रहा हूँ मुंबई। 4 घंटे के अंदर में तुम्हारी इतनी जरूरत औकात कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलोगे? अच्छा मैं 7 ग्राम मतलब दोस्ताना भी था थोड़ा। हमने काम करो, आप उनको बोल दो बुलाएंगे तो मेरा सौभाग्य, नहीं बुलाएंगे कोई बात नहीं। लो थोड़ा फोन आया 6 बजे आ सकते हो, आज वहीं से मिलकर एयरपोर्ट चले जाओ। गाड़ी भेजे, मैं गाड़ी भेजे, अपने गाड़ी लाता हूँ। इतना बिहार के बारे में बात करती थी, देश के बारे में बात करती थी, इतनी देर, घंटों 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता था मैं। उनकी वो घटना हादसा हुआ तो मैं 3-4 दिन दिल्ली में ही था, मैं भी घर पे गया, बहुत बार मैं भी था वहां पे। ये करके मैंने लिखा है, और मुझे लगता है
कांग्रेस में इसलिए आया, मुझे इसलिए भी लगता रहा कि जो देश की मुख्य धारा है, जो देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो पार्टी जो महात्मा गांधी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, आज जितने नेहरू गांधी परिवार के जितने बड़े बड़े विद्वान, यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी, जितने बड़े बड़े लोग कांग्रेस के रहे, कांग्रेस का जो योगदान रहा है देश की प्रगति में, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमेशा पास्ट में जाते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, उन्होंने वो किया, हमें कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो सड़कें, ये जो पुल, ये भाखड़ा नंगल डैम, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बड़े बड़े सब एम्स, ये बड़े बड़े IIMs, ये जितने हुए हैं इंस्टीट्यूशन, ये किसके जमाने में हुए? कांग्रेस के जमाने में हुए। तो हमने कहा कि यही बेहतर होगा। अगर मैं नेशनल पार्टी से जा रहा हूं तो एक उससे बड़ा और बहुत बड़ा नेशनल पार्टी जहां मेरा इतना स्वागत हो रहा है, इतना मान सम्मान दे रहा है, तो मैं कहीं जाऊंगा और खुशी खुशी जाऊंगा, बगैर किसी अफसोस के जाऊंगा और अपने परिवार की तरह इन्हें रखूंगा, क्योंकि इन्होंने हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह बुलाया है। मैं पुनः आपका जो कुछ बातें हुई तो राजन जी ने संभाला भी, कई चीजों में हमको बातें पता नहीं है। मुझे आप कहोगे कि इतने सीनियर और शामियाना लगा दो, तो मैं शामियाना नहीं लगा सकता। मुझे नहीं पता बम्बू कहां से आएगा, टेंट कहां से आएगा, किससे कॉन्टेक्ट करना है, लेकिन मैं कहोगे भाषण दे दो इस विषय पे, तो बहुत दमदार भाषण देके लोगों को खामोश कर सकता हूं। मुझे तो कल परसों तक पिछले चुनाव में यह भी नहीं पता था कि पर्ची नाम की कोई चीज होती। पर्ची बांटना तो दूर की बात है, पर्ची नाम की कौन सी चीज होती है वो भी नहीं पता था मुझे। अब जो कहते पर्ची बांटिए, अब भैया बूथ देख लीजिए, अब बूथ तो कितनी बार देखा, कैसे रखे गाड़ी से गया बूथ देखा, अरे वो नहीं, बूथ को कैसे करना है, क्या करना है, वो उसके लिए आप लोग सीनियर लोग, प्रेम जी, राजन जी, आप लोग देखो, शकील अंसारी भाई आप देखो, हाजी आप देखो, अखिल भाई आप देखो, और आप तो युवा समझ आप लोग, और वो हमारे इतने कदरदान हैं, आप लोग देखो, इतना नाम है लाल बाबू जी, आप लोग देखो ना, आप लोग बूमाबूम करो मुंबई की भाषा में, लेकिन उस बीच में हम ये करें कि हमारे कुछ लोग हैं, और मैं तो यहीं से बात हो गई है, इलेक्शन का एक मुख्य ऑफिस जहां से मार्गदर्शन मिलेगा वो होगी सदानंद आश्रम में। हमारे ने कंफर्म किया, आप सबने कंफर्म कर दिया, यहाँ देख लिया, हर 2-3 दिन में मैं यहाँ पे थोड़ी देर में चाय कॉफी पे आ भी जाऊंगा वार्तालाप करने के लिए। मैं निर्देशन आपका चाहिए, मैं आपका सिपाही हूँ और मैं उस सिपाही के लिए काम कर रहा हूँ। अब देश में इसलिए नहीं, जैसे इन्होंने कहा, इससे प्रधानमंत्री बदलेगा, प्रधानमंत्री तो खैर बदलेगा, ये प्रधानमंत्री तो खैर जाएंगे, ये और नए प्रधानमंत्री को हमें पेश करना है जो हमें